नमस्कार दोस्तों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। भाइयों, आज हम आपका एक जीके का एक मॉडल पेपर करा रहे हैं। अभी तक हम एक जीके का मॉडल पेपर करा चुके हैं, एक रीजनिंग और एक मैथ करा चुके हैं। ठीक है, तो आज दोबारा से हम जीके का मॉडल पेपर करा रहे हैं। तो हम ऐसे ही अल्टरनेट वे में आपको तीनों सब्जेक्ट के मॉडल पेपर कराते रहेंगे। देखिए भाई, जैसा ही आप सभी जानते हैं, आपको करना क्या है कि हमारे हर सवाल को पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसका आंसर लिखिए, फिर हमारे आंसर से मैच कीजिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपने उसमें कितने किए हैं। ठीक है, तो हर सवाल पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज कर देंगे, वीडियो पॉज करने के बाद अपना आंसर लिखने के बाद ही हमारे आंसर को चेक करेंगे। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। तो आज का पेपर पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो इनमें से क्या सही होगा? ठीक है, पहले उन्हें प्रधानमंत्री बनने के पश्चात 6 महीने के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। पहली चीज, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। बी है, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। सी, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। और डी, उस सदन का सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। आपके पास 4 ऑप्शन है भाई, वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए आंसर। ओके, तो भाई आ जाते हैं, इसका आंसर है आंसर सी। क्यों है? देखिए, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा, अपर हाउस, द्वितीय सदन यानी राज्यसभा। यदि भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं तो इनमें से कौन सा सही है? उन्हें प्रधानमंत्री बनने के पश्चात 6 महीने के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो पहले हम इसकी और इसकी बात करते हैं भाई। उस सदन का सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ऐसा नहीं लिखा हुआ। हमारा संविधान कहता है प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति को संसद का सदस्य होना चाहिए, चाहे वो निम्न सदन का है चाहे उच्च सदन का है। ठीक है, दूसरा, अगर वो संसद का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसे संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो कोई से के भी सदन का सदस्य है तो वो उसी सदन का सदस्य रहते हुए भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो उच्च सदन में का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है, पहली बात तो ये है। तो ये गलत हो गया, ये लिख रहा उच्च सदन का सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा उन्हें प्रधानमंत्री बनने के पश्चात 6 महीने के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। वो उस सदन का ही सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री रह सकते। डॉक्टर मनमोहन सिंह कुछ दिन पहले थे, इंदिरा गांधी उस सदन के सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, और तब प्रधानमंत्री थे। तीसरा, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तो क्या वो बजट पर भाषण में अपनी बातें नहीं रख सकते थे? रख सकते हैं सर। ठीक है, तो ये भी गलत था। और ये कह रहा वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। यहां पर है कि अगर ऐसी स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वो वोटिंग नहीं कर सकते निम्न सदन में, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव तो निम्न सदन में ही लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव का उस सदन से कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में वो खुद के फेवर में भी वोट नहीं कर पाएंगे। तो आंसर क्या है भैया? सी है। ओके, पहला सवाल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अस्पताल, पनडुब्बी आदि की बंद हवा को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वीडियो पॉज कीजिए और आंसर लिखिए भाई। अस्पताल, पनडुब्बी आदि की बंद हवा को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेरियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, सोडियम पेरोक्साइड या फेरिक क्लोराइड? ओके, मुझे उम्मीद है आपने सही कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी, सोडियम पेरोक्साइड। सोडियम पेरोक्साइड से जो, क्योंकि पनडुब्बी के अंदर आप सोचिए कि वो पानी के अंदर ही है, तो साफ हवा कहाँ से मिलेगी? हॉस्पिटल है, पूरा का पूरा बंद है, अंदर के रूम्स है, उनमें साफ हवा कैसे मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। तो ऐसी स्थिति में सोडियम पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं उस हवा को साफ करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है। किसके समय में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 शाखाओं में विभाजित हो गया? किसके टाइम में ऐसा हुआ? ये जानते हैं कि बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं, हीनयान और महायान। हीनयान वो है जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, और महायान भगवान बुद्ध की मूर्ति को पूजते हैं। ओके, तो ये जो 2 भाग हुए वो किसके समय में हुए? आंसर है बी, कनिष्क।
ये जो हमने चारों ऑप्शन लिखे, ये चारों ही ऑप्शन वो लिखे हैं अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क जिनके समय में बौद्ध संगीतियां हुई। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में हुई थी, उसी में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था। ओके, चलिए सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा है। कंप्यूटर मेमोरी में 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए भाई। ओके, कंप्यूटर मेमोरी में 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? तो अगर आपने आंसर कह दिया है, यानी ए दिया है 1024 बाइट, तो सॉरी भाई आप गलत हो चुके हैं। इसका आंसर है इन तीनों के बराबर। याद रखना, हमने पिछले एग्जाम में भी बताया, पिछले टेस्ट पेपर्स में भी बताया कि हम आपको सचेत करना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि इस तरह से भी सवाल गलत हो जाते हैं, तो हमारे हर सवाल को पूरा पढ़िए। ओके, ठीक है। तो कंप्यूटर मेमोरी में 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, 2048 निबल होते हैं। 2048 निबल क्यों होते हैं? क्योंकि एक बाइट 2 निबल के बराबर होता है। 4 बिट जो होते हैं वो 1 निबल बनाते हैं, और 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, तो 8192 बिट भी होते हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब चेक कर सकते हैं, तो आंसर आ गया डी। ओके भाई, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सिजीगी की स्थिति कब होती है? सिजीगी की स्थिति कब होती है? ऑप्शन ए अमावस्या पूर्णिमा, अष्टमी या अमावस्या पूर्णिमा दोनों को। वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए भाई। ओके, ठीक है भाई, इसका आंसर है डी, अमावस्या पूर्णिमा दोनों। अब ये सिजीगी है क्या? देखिए, हमारे अंतरिक्ष में या हमारे सौर मंडल में ऐसी स्थिति जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो जाए तो उसे सिजीगी बोलते हैं। अब अमावस्या पूर्णिमा को तीनों एक सीध में होते हैं, सभी जानते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा को तीनों एक सीध में होते हैं, क्योंकि अमावस्या में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता, पूर्णिमा में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। अब बीच में आ रहे हैं तो इसका मतलब सीध में आ रहे हैं, एक ही लाइन में आते हैं, तो इसे सिजीगी बोलते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना भाई, सिजीगी नॉर्मल कंडीशन तब होती है जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में आ जाए तो सिजीगी होता है। लेकिन सिजीगी को और भी कई रूपों में दिखाया जाता है। जब कोई से 3 ग्रह या मतलब सूर्य के साथ 2 ग्रह ऐसे भी आ जाएंगे तो उसे भी सिजीगी बोलेंगे। कोई 3 पिंड एक सीध में आ जाएंगे, उसे भी सिजीगी बोलेंगे। इससे अलग एक और चीज बोलते हैं सर, कि अगर सौरमंडल के 8 ग्रह सूर्य के एक साइड में आ जाए, मान लिया यहां सूर्य है और सारे के सारे ग्रह एक ही साइड में आ जाए, एक ही साइड में, समझ में आ गया ना, इस साइड में आ गए सर 8 ग्रह, जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे एक सीध में हो, एक लाइन की जरूरत नहीं है यहां पर, लेकिन एक ही साइड में आ गए तो भी ये सिजीगी कहलाते हैं। ऐसी एक घटना 1982 में भी हुई थी भाई, सारे के सारे ग्रह सूर्य की एक ही साइड में थे। ओके, तो इसको भी हम सिजीगी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वैधानिक रूप से महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन देने वाला पहला देश कौन है? ऑप्शन आइसलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे या न्यूजीलैंड। ट्राई कीजिए भाई। ओके, तो आंसर है भाई आइसलैंड। समान कार्य के लिए समान वेतन हमारे यहाँ भी लिखा हुआ है, सभी देश कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वैधानिक रूप से पहला देश आइसलैंड बना जिसमें समान का मतलब महिला और पुरुषों को समान वेतन घोषित किया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता? तांबा, टिन, निकिल या जस्ता? सही आंसर है भाई टिन। जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकिल होते हैं, जिंक, जस्ता नहीं जिंक होते हैं। तो जर्मन सिल्वर में टिन नहीं होता। ठीक है, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। प्रत्यूष क्या है? मिसाइल, सुपर कंप्यूटर, रडार या अंतरिक्ष यान? ट्राई कीजिए भाई। ओके, तो प्रत्यूष भारत का एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, भारत का सुपर कंप्यूटर है प्रत्यूष। और प्रत्यूष जो होता है, प्रत्यूष सूर्य का पर्यायवाची होता है, याद रखना। प्रत्यूष जो है सूर्य का पर्यायवाची भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 बहुत आसान सा है। फैजेंडा किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है ब्राजील, मलेशिया, चीन या फ्रांस। फैजेंडा किस देश से संबंधित है? ब्राजील, मलेशिया, चीन या फ्रांस। तो फैजेंडा आंसर है ए, ब्राजील। फैजेंडा कॉफी के बागानों को कहा जाता है।
ब्राज़ील में। बहुत बड़े बड़े बाग हैं कॉफ़ी के, उनमें को फेजेंटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11, मृत घाटी किस देश में स्थित है? ट्राई कीजिए भाई, वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को कीजिए। मृत घाटी किस देश में स्थित है? ओके भाई जी, अगर आपने जॉर्डन लगाया है तो आप फिर से गलत हो गए हैं। मैंने कहा कि ध्यान से सवाल को पढ़ना है। मृत सागर यानी डेड सी जॉर्डन में है। यहाँ बात कर रहे हैं मृत घाटी की, तो मृत घाटी अमेरिका के कैलिफोर्निया में पड़ता है सर। तो मृत घाटी अमेरिका में है, जॉर्डन में नहीं है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में, नेवादा के और कैलिफोर्निया के बॉर्डर पर पड़ती है मृत घाटी, अमेरिका में। ठीक है, डेड वैली बोलते हैं जिसको। तो याद रखना, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है क्या पूछा गया है। बहुत सारे ऐसे गलत होते हैं, मृत घाटी, मृत सागर। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक उठे तो यह किसका संकेत है? ऑप्शन तूफान का, बारिश का, साफ मौसम का या गर्मी का? ट्राई कीजिए भाई। ओके भाई, शाबाश भाई। अगर इस बार आपने तूफान का कहा है तो आप फिर से गलत हो गए हैं भाई। सही आंसर है साफ मौसम का। थोड़ा ध्यान से पढ़िए। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक उठे, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक ऊपर उठता है तो ये साफ मौसम का प्रतीक होता है, नीचे गिरता है तो तूफान का प्रतीक होता है। अब समझ में आ गया होगा जिन्होंने गलत भी किया है। तो यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे गिरता है तो क्या होता है? तूफान का प्रतीक होता है। अचानक से गिरे तो ज़्यादा तूफान। ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर उठ रहा तो समझ जाइए मौसम साफ रहेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किसे यूरोप का रोगी कहा जाता है? स्विट्जरलैंड, तुर्की, इटली या बेल्जियम? कीजिए भाई। ओके, आंसर है तुर्की। तुर्की को यूरोप का रोगी कहा जाता है। सभी जानते हैं यूरोप का रोगी, यूरोप का बीमार व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर की भाषा जावा किसकी देन है? कंप्यूटर की जो भाषा जावा है वो किसकी देन है? माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इन्फोसिस या सन माइक्रो सिस्टम्स? ट्राई कीजिए भाई। ओके, आंसर है भाई सन माइक्रो सिस्टम्स। सन माइक्रो सिस्टम नाम की कंपनी की देन है जावा भाषा। जेम्स गोसलिंग ने दिया था इसको। ठीक है, किसकी है? जेम्स गोसलिंग द्वारा सन माइक्रो सिस्टम ने जावा भाषा को दिया। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अगले सब पर चलते हैं। पहाड़ों पर मनुष्य में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, फेफड़ों का आकार घट जाता है, आरबीसी की संख्या घट जाती है, इनमें से कोई नहीं। ट्राई कीजिए भाई। ओके, तो पहाड़ों पर जब मनुष्य जाता है तो उसमें आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। क्यों? देखिए, पहाड़ पर अगर हम जाते हैं तो पहाड़ पर वायुदाब कम होता है, सभी जानते हैं वायुदाब कम होता है। ठीक है, अब वायुदाब कम होता है, थोड़ी ऑक्सीजन भी कम हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे तो ऑक्सीजन कम हो जाती है। अब जब ऑक्सीजन कम होती है तो जब हम पहली बार पहाड़ पर जाएंगे तो जो हमारा शरीर है वो उस बदलाव को स्वीकार करने की कोशिश करेगा और उसमें क्या करेगा कि हमारा जो हृदय है वो ब्लड को ज़्यादा सर्कुलेट करेगा, क्योंकि हमें ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए। अब ब्लड को सर्कुलेट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन खींचना चाहेगा। ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है हमारे शरीर के अंदर। तो ऐसे में पहली बात तो ये होती है कि वो जो जब ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेगा तो ऐसे में फेफड़े जो फूल जाते हैं। लंबे टाइम में क्या होता है? फेफड़ों का आकार बढ़ जाता है। यहाँ पर मैंने घटा लिखा है, फेफड़ों का आकार बढ़ जाता है और आरबीसी भी बढ़ जाती है भाई। आरबीसी की भी संख्या बढ़ जाती है, ब्लड ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो लंबे टाइम में होता है सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आरबीसी ज़्यादा होंगी तो वो ब्लड को सप्लाई ज़्यादा करेंगी, ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा करेंगी, तो उससे ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति होने शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो एथलीट होते हैं जहाँ पर स्टेमिना की ज़रूरत होती है, दौड़ वगैरह में जहाँ पर भागना पड़ता है तो हमें सांस चढ़ जाता है, तो उनको जो अच्छे कोच होते हैं वो अल्टरनेट वे में 2-4 दिन के लिए क्या है, पहाड़ों पर ले जाते हैं, ऊंचाई पर ले जाते हैं, जिससे कि उनके फेफड़ों का आकार बढ़ जाता है और क्या होता है, आरबीसी भी बढ़ जाती है। ठीक है, एक चीज़ और सर, आपने देखा होगा अगर आप पहाड़ी एरिया में जाएंगे तो जो जम्मू कश्मीर के हैं, जैसे मान लिया माता वैष्णो देवी जाएं, तो वहाँ पर जो वहाँ के लोग हैं उनके चेहरे को देखिए, उनके चेहरे पर एक लाल रंग का मतलब लाल रंग सा दिखाई देता है। तो उसका कारण क्या होता है? वो चेहरा लाल क्यों होता है? वो आरबीसी ज़्यादा होने के कारण ही होता है, क्योंकि वो पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा ऊंचाई पर ही रहते हैं, तो इसलिए आरबीसी ज़्यादा हो जाती है।
ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो पहाड़ों पर मनुष्य में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है और फेफड़ों का आकार बढ़ जाता है, दो चीज होती है, तो इसके अकॉर्डिंग है आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। निम्न तापी परीक्षण यानी क्रायोजेनिक टेस्टिंग जो होती है वो कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर किया जाता है? ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस या -273 डिग्री सेल्सियस। ट्राई कीजिए भाई। ओके, सही आंसर है सी। तो जो क्रायोजेनिक टेस्ट होता है वो -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है सर। क्लियर हो गया सर? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आसान है। रामजी सुतार किस क्षेत्र से संबंधित है? चित्रकार, शास्त्रीय संगीतकार, मूर्तिकार या इतिहासकार? ट्राई कीजिए भाई। ओके, रामजी सुतार मूर्तिकार रहे हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी और बहुत सारी मूर्तियां बनाई हैं इन्होंने। तो हमारी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसे वर्ल्ड का 8वां आश्चर्य भी बोला जा रहा है, अभी एससीओ ने इसे विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी और रामजी सुतार द्वारा ही बनवाई गई है। ओके, अगले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, श्वसन प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 या अमोनिया? ट्राई कीजिए भाई। ओके, तो ये कह रहे हैं श्वसन प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? भाई जी, जब हम श्वसन करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे छोड़ते हैं कि पौधे उल्टा काम करते हैं। जी नहीं, श्वसन प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि श्वसन प्रक्रिया में पौधे CO2 लेते हैं तो गलत है। श्वसन प्रक्रिया हमारी और पौधों की सेम होती है भाई। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं CO2 छोड़ते हैं, ऐसे ही पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं CO2 छोड़ते हैं। लेकिन जो CO2 ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में होता है भाई। अगर पूछा जाता कि पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं या पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो अगर ये शब्द नहीं होता, ये नहीं होता पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो हम कहते हैं CO2। लेकिन कह रहा श्वसन प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो श्वसन प्रक्रिया में हमारी और पौधे की श्वसन प्रक्रिया सेम होती है। आंसर है ए, ऑक्सीजन। ठीक है भाई। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा का अधिकार संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? ट्राई कीजिए भाई। ओके, बहुत अच्छे। आंसर है इन सभी में। भाग 3, भाग 4, भाग 4A और इन सभी में। तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में भी रखा गया, मौलिक कर्तव्य में भी रखा गया, नीति निर्देशक तत्वों में भी रखा गया भाई। ठीक है, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51A। 21A, 45 और 51A, 3 जगह पर इसको शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, लिनारेस चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? लिनारेस चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? ब्रिज, बैडमिंटन, शतरंज या गोल्फ? ट्राई कीजिए भाई, आसान सवाल है। ओके, सही आंसर है शतरंज। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 20, किसी वस्तु का चंद्रमा पर द्रव्यमान 24 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? ऑप्शन है 4 किलोग्राम, 144, 6 या 24। ट्राई कीजिए भाई। चंद्रमा पर देकर पृथ्वी पर पूछा गया है। ठीक है सर। तो सर अगर आपने 6 किलोग्राम किया है तो गलत हो आप, अगर आपने 144 किया तो भी गलत हो। सही आंसर है 24 किलोग्राम। क्यों भाई? क्योंकि द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, चेंज होता है भार। अगर यहां पर मास यानी द्रव्यमान है तो वो चेंज नहीं होगा, क्या होगा? भार यानी वेट। तो अगर यहां पर भार होता तो आंसर 144 आ जाता, क्योंकि पृथ्वी पर ज्यादा होता है। चंद्रमा का देकर पृथ्वी पर पूछ रहा है, लेकिन इसने द्रव्यमान पूछा है तो द्रव्यमान नो चेंज रहता, आंसर है 24 किलोग्राम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? बाघ, भालू, पांडा या हाथी? ओके, ट्राई कीजिए भाई। ठीक है, सही आंसर है सी, पांडा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मालोटोव कॉकटेल क्या है? मालोटोव कॉकटेल क्या है? ग्रेनेड, प्रथा, पेय पदार्थ या इनमें से कोई नहीं?
ठीक है सर, सही आंसर है ग्रेनेड। मोलोटोव कॉकटेल को आप जैसे पेट्रोल बम जैसा समझ सकते हो, जैसे पेट्रोल बम होता है तो उस तरह का एक होता है जिसे मोलोटोव कॉकटेल एक ग्रेनेड का टाइप का कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस गति से परिक्रमा करती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस गति से परिक्रमा करती है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड। ट्राई कीजिए भाई। ओके भाई, सही आंसर है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है वो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड करती है, मीटर प्रति सेकंड नहीं करती। पहली बात। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड क्या है? पृथ्वी का प्लायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी है, वो अलग चीज़ है। तो हमने इस सवाल में जो ऑप्शन बनाए वो एक तो प्लायन वेग और परिक्रमण वेग में बताया, और दूसरा किलोमीटर और मीटर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है, तो प्लायन वेग दे रखा हो पृथ्वी का या पृथ्वी का परिक्रमण वेग हो तो वो किलोमीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड नहीं है। पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा कर रही है लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड करनी है। अब 30 किलोमीटर, एक सेकंड में 30 किलोमीटर जा रही है, तो इसका मतलब होता है एक घंटे में 30 गुणा 3600 करेंगे, ठीक है, लगभग 1,08,000। तो लगभग 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, लगभग 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखना हल्का सा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 और 25 आपके सामने आ गए हैं। राजा राममोहन राय के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन राजा राममोहन राय के बारे में सत्य है? उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, उन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया। उपरोक्त तीनों कथन सत्य है। ट्राई कीजिए भाई। ओके भाई, ठीक है, इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों कथन सत्य है। क्यों? देखिए, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। राजा राममोहन राय कह रहे थे अगर अंग्रेजी शिक्षा पढ़ेंगे तो हम विश्व की टक्कर में आ जाएंगे, तो हमें अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक से ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लेकिन ये भी कह रहे थे कि विधवाओं का पुनर्विवाह, दोबारा विवाह की अनुमति मिलनी चाहिए, ठीक है, तो ये भी समर्थन किया था। और सती प्रथा का समर्थन किया, ये गलत है, सॉरी, एक मिनट, सती प्रथा का विरोध किया, यहां पर ये कर लीजिए आप, विरोध किया, ये सॉरी गलत हो गया, हमने टाइपिंग मिस्टेक हमारी। तो उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया, सही है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, ये भी ठीक है। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, ये भी सही है। अब तीनों ठीक है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हमारी। उपरोक्त तीनों कथन सत्य है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से किस स्थल आकृति को अंडे की टोकरी कहा जाता है? ट्राई कीजिए भाई। ऑप्शन है ड्रमलिन, युवाला, लोयस या बरखान। ओके, ठीक है, सही आंसर है भाई ड्रमलिन। ड्रमलिन जो बर्फ द्वारा निर्मित आकृति होती है, इसको देखने पर ऐसा लगता है जैसे अंडों की टोकरी रखी हुई हो, ठीक है। तो भाई ये 25 सवाल थे आपके, और आपको देखना है कि इन 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक रहे हैं। कमेंट जरूर करेंगे आप कि भाई हमारे आप मतलब इतने सवाल ठीक हैं। और याद रखना, शिक्षा में ईमानदारी चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप कमेंट में गलती करते हैं, गलत कर रहे हैं, तो समझ लेना आप शिक्षा से दूर जा रहे हैं। तो ईमानदारी के साथ आप कमेंट कीजिए कि आपके कितने सवाल ठीक थे। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद भाइयों।